Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your mentor Yogita Dhami. So today here we are for the last minute revision for class 8 with 20 most important science questions which I have taken from these 7 chapters. यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिए गए हैं वो MCQ फॉर्म में हैं, but these questions you will definitely see in your examination in one or other form. ठीक है? So let's get started and here we go with the first question. Which of the following are the properties of constituent particles of matter? मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट फॉर्म, जिसके आगे हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, राइट? चलो पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. ट्रू, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. दिस इज ट्रू. In all types of matter, the constituent particles are either atoms or molecules. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बेटा चाहे कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, कोई भी मैटर ले लो, जब आप उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तक पहुंचोगे तो उसका मतलब बेसिकली आपको उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे. ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, ओनली विजिबल मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. दिस इज ट्रू और फॉल्स? चलिए बताओ. बेटा मेरे आंसर करने से पहले फटाफट से खुद आंसर करो कमेंट में. चेक योर प्रिपरेशन. सो ओनली विजिबल मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. दिस इज नॉट ट्रू. एयर which is invisible, वो भी तो constant particle से बनी है ना? Yes. So anything which is having mass and volume is made up of constant particle. So this is wrong. The constant particles of matter are always in motion. Correct? भले ही वो solid state में भी होगा तब भी उसमें हल्की vibration तो होती है, right? So they are continuously in motion. So we are having first, second and fourth. First, second and fourth कहाँ पर है? ये रहा. D. This is option. Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन द सॉलिड स्टेट? बेटा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट को हमने देखा था पार्टिकुलेट फॉर्म में, राइट? चैप्टर नंबर 7 में. तो यहाँ सॉलिड स्टेट बताया हुआ है तो फटाफट से क्या बना के देख लेते हैं. सॉलिड स्टेट ये होता है, ऑल द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. यस, पिक्चर सामने आ गई है. अब पढ़ो ऑप्शंस. सो मोर इंटर पार्टिकल स्पेस. मोर पार्टिकल्स ये हैं, इनके बीच में तो स्पेस होता ही नहीं है, तो मोर इंटर पार्टिकल स्पेस तो हो ही नहीं सकता. सो ये पहला ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, रॉन्ग. नेक्स्ट, लेस इंटर पार्टिकल स्पेस. ट्रू, राइट? लेस इंटर पार्टिकल स्पेस. नाउ लेस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. बेटा जहां पर स्पेस नहीं है यानी पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, जितना क्लोज होंगे उतना ज्यादा उनमें बॉन्डिंग होगी, यानी उतना ज्यादा उनमें अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े रहेंगे, हिलने नहीं देंगे, राइट? तो अगर लेस पार्टिकल स्पेस है, स्पेस कम है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, लेस नहीं हो सकता. रॉन्ग. नेक्स्ट, लेस इंटरपार्टिकल स्पेस. ट्रू. मोर इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन. ट्रू. नाउ लेस काइनेटिक एनर्जी. यस, लेस काइनेटिक एनर्जी. बेटा देखो, पार्टिकल है बहुत क्लोज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यानी मोर इंटर अट्रैक्शन, और जहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जहां बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, वो एक दूसरे को हिलने नहीं देंगे, और मूवमेंट से क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है, तो हिल ही नहीं रहे, इसका मतलब लेस काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो दिस वन इज ट्रू. बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिल गया मैं आंसर. ठीक है, दिस वन. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर? बेटा हीटिंग का इफेक्ट पक्का एग्जाम में दिखेगा आपको किसी न किसी फॉर्म में. ठीक है, ये डिस्क्राइब करने के लिए भी बेसिकली आ सकता है, तो उस तरह से ही पढ़ लेना इसको. So what is the effect of heating on the constituent particle? Constituent particle again solid, liquid, gas से समझ लेते हैं इसको. ये थे solid, right? These are the constituent particle. I hope दिख रहे होंगे, ज़्यादा छोटे नहीं बना दिए, दिख रहे होंगे. Okay, गैस लिक्विड में क्या होता है? ये थोड़े से दूर दूर होते हैं. गैसेस में क्या होता है? बहुत दूर हो जाते हैं, right? और लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे टर्न होता है? कैसे टर्न होता है? When we increase the temperature, right? अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हीटिंग. अब पढ़ लो क्वेश्चन. विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. यस, राइट? देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हल्के से वाइब्रेशन में है जो पार्टिकल्स हैं. थोड़ी स्पेस मिलेगी तो ज्यादा हिलेंगे, जितनी ज्यादा स्पेस मिलेगी उतना रैंडम मूवमेंट होगा, यानी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. इसीलिए गैसेस पार्टिकल कभी एक जगह रुकते नहीं है, राइट? बिकॉज दे आर हैविंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. दिस इज ट्रू, ये सही है. With an increase in temperature, the kinetic energy of the particles decreases. ये तो obviously wrong ही हो गया, ये सही है तो, है ना? This is wrong. With increase in temperature, dissolution is increased. Now what is dissolution? घुलना, है ना? So solution बनाते हैं, वो dissolution increase हो जाता है. Obviously, बेटा जहां पर particle random movement में आएंगे, with increase in temperature, kinetic energy is increasing. और kinetic energy किसी को मिल गई तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने के लिए ज्यादा जल्दी भागेंगे, है ना? तो हमेशा डिसोल्यूशन इंक्रीज होता है. अरे बेस्ट एग्जांपल है, गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है, पता है ना? यस, सो डिसोल्यूशन इंक्रीजेस.
By increase in temperature, gases can be liquefied at a constant pressure. Liquefaction of gas, ये आपने पढ़ा हुआ है ना? गैसेस को वापस आपको लिक्विड बनाना है बेटा. गैसेस के पास बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना? अब उसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो क्लोज तो आएंगे ही नहीं, वो तो और भागेंगे, है ना? तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, उल्टा कर सकते हो. जो लिक्विड्स हैं वो गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता. समझ आया? चलो, दिस इज रॉन्ग. सो ऑप्शन इज फर्स्ट ए एंड सी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द गिवन फिगर शोज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बेटा पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको वन शॉट में करके दिखाया था. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, राइट? ये वहीं की पिक्चर है. नाउ, based on the observation, which of the following statements are correct? Okay, in this experiment water undergoes physical change. Of course not. बेटा इस पूरी रिएक्शन में वाटर में केमिकल चेंज आया था एंड वाटर गॉट डिसोशिएटेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. ये केमिकल रिएक्शन है. सो फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. एट पॉजिटिव टर्मिनल हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड. ओके बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव. अब बताओ कहां पर हाइड्रोजन गैस है, कैसे बताएंगे बेटा? ये आपको बताना है वॉल्यूम के बेसिस पे. यहां पे इस वाली टेस्ट ट्यूब में, नेगेटिव पे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है ना? गैप ज्यादा है, इसका मतलब गैस उसके अंदर ज्यादा है. यहां पर गैस कम है. अब कहां पर कौन सी गैस ज्यादा है, कैसे पता पड़ेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा यहां पर. इसको ध्यान से देखो बेटा, वाटर का 1 मॉलिक्यूल कैसे बना है? यहां पे 2 हाइड्रोजन लिए गए हैं, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है. सो 2:1 का रेशियो है. सो 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करेंगे तब आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा. तो यानी जब डिसोशिएट होंगे तो भी तो ऐसे ही होंगे. हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल मिलता है ना? 2:1 का रेशियो है, दिख रहा है. सो बताओ आप कहां पर होगा? जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर बताओ. नेगेटिव टर्मिनल पे या पॉजिटिव टर्मिनल पे कहां पर हाइड्रोजन गैस है? आपको देख के पता पड़ रहा है ना? ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल पे है, करेक्ट? सो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हाइड्रोजन गैस, नो, रॉन्ग. एट पॉजिटिव टर्मिनल ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड, दिस इज ट्रू. यहाँ पर कम गैस है ना पॉजिटिव पे, सो ऑक्सीजन. दिस वन इज करेक्ट. द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लेस गैस मतलब यही वाली की बात हो रही है, ऑक्सीजन, विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड. नो, पॉप साउंड इज एक्सक्लूसिवली फॉर हाइड्रोजन गैस. उसको जब हम बर्न करते हैं तो उसमें पॉप से साउंड आती है. वो साउंड भी मैंने आपको सुनाई थी एक्सपेरिमेंट में, है ना? सो ऑक्सीजन नहीं देती, ऑक्सीजन तो एकदम ज्यादा बर्न हो जाती है. सो दिस वन इज अगेन रॉन्ग. क्लियर? सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट 5. 2 samples are given. Sample A is a mixture of iron and sulfur and sample B is the iron sulfide. Again ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया था आपको, है ना? यहाँ पर हमने सिर्फ आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स किया है. सो इट्स अ मिक्सचर. सो यहाँ पे Fe अलग है एंड S अलग है. यहाँ पर उसको गर्म किया तो बर्न हो गया और ये कंबाइन करके आपको मिला है आयरन सल्फाइड. गॉट इट? नाउ अब हमने क्या किया? ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द बोथ सैंपल. क्या हो रहा है पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. सैंपल ए प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विद अ पंजेंट स्मेल. सैंपल ए प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड. ओके बेटा, ये सब पढ़ने से पहले ऐसे आप रट ही नहीं सकते इसको. और ये एक्सपेरिमेंट, ये रिएक्शंस, ये पक्का आपको एग्जाम में दिखेगा. इस एक्सपेरिमेंट को थोरली पढ़ लेना, ठीक है? देखो इसमें हो क्या रहा है बेटा. सैंपल ए में आपके पास आयरन अलग है और सल्फर अलग है. सो आयरन के साथ कुछ भी कंबाइन नहीं है, ठीक है? और सैंपल बी में अभी आयरन के साथ सल्फाइड कंबाइन हो चुका है. सो दिस इज आयरन सल्फाइड, ठीक है? हमने दोनों में डाल दिया HCl. अब कोई बच्चे बोलते हैं मैम यहाँ ऊपर में सल्फर कहाँ गया? बेटा HCl डालते हैं जब तो सल्फर का कोई रोल नहीं होता. आप लिख लो, आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर सल्फर हम लिख भी सकते हैं. तो एज इट इज सल्फर आपको प्रोडक्ट साइड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम इसलिए लिखते ही नहीं है. सो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पूरे रिएक्शन में जो खेल है वो है आयरन और हाइड्रोजन का. आयरन को हाइड्रोजन को भगाना है, बस उसको क्लोरीन को छीन के ले जाना है. तो छीनेगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको FeCl2. हाइड्रोजन हट गया वहां से, तो हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और तो कुछ है नहीं उसके पास कंबाइन करने के लिए. तो बेचारा खुद ही से कंबाइन हो जाता है ना? एडजस्ट कर लेता है. यहाँ पर देखो आयरन अगेन क्लोरीन को लेके जाएगा, हाइड्रोजन को हटाना है तो फिर से यहाँ पर वही बनेगा FeCl2. लेकिन अब यहां पर हाइड्रोजन के पास कंबाइन करने के लिए कोई तो है.
सल्फर छूट गया ना वहां पर, तो यहां पर बनता है H2S गैस। ठीक है, अब पढ़ो। सैंपल ए प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, नो ऑफ कोर्स नॉट, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, सैंपल ए प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, यस, विच गिव्स अ पॉप साउंड, यस, हाइड्रोजन गैस ऑलवेज गिव्स अ पॉप साउंड, तो यही ट्रू होगा। बाकी पढ़ लो, सैंपल बी प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ट्रू है ये तो, विच गिव्स अ पॉप साउंड, नो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पॉप साउंड नहीं देती, रॉन्ग। सैंपल बी प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, नो, अगेन रॉन्ग, सो दिस वन इज द करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अकर नेचुरली इन द नेचर, क्वार्ट्ज, ब्रास, कैल्साइट, स्टेनलेस स्टील। अरे ये बहुत ईजी है बेटा, ये वाला तो बहुत ईजी है, फटाफट से पॉज दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे आंसर बताओ उसका जल्दी से। नेचुरली क्या मिलते हैं आपको, क्या मिलते हैं, मिनरल्स, इनमें से कौन सा मिनरल है, बस वही बताना है, इतना सा आंसर। क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट, ब्रास और स्टेनलेस स्टील क्या है, एलॉय, किससे मिलके बने हैं ये पता होना चाहिए, प्रॉपर बता रखे मैंने शॉर्टकट्स वन शॉट में। ठीक है, और अगर आपके टीचर ने लिखवा रखा है तो पक्का एग्जाम आने के चांसेस है, पढ़ लेना। सो क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट, ए एंड सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, दिस वन करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड हाउ डज इट जनरली अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस। अभी हम आ गए चैप्टर नंबर 9 में, राइट, सॉल्यूशंस वाले में। तो जब हम वाटर की सॉलिबिलिटी को, वाटर की टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है बेटा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। फिर जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन अ सॉल्यूशन, जब हम उससे ज्यादा 5 स्पून मान लो शुगर घोली, उससे ज्यादा हम फिर नहीं घोल पा रहे हैं तो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। लेकिन अगर हमें फिर से 6 स्पून को घोलना है तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हीट अप कर देते हैं, है ना। सो व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स ऑलवेज इंक्रीजेस, गॉट इट। नाउ यहाँ पर गैसेस भी तो पूछा है, गैसेस के साथ क्या होता है, अलग से टॉपिक दिया हुआ है प्रॉपर, है ना बेटा। यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जैसे कि व्हाई वार्म वाटर इज कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ, व्हाई, अब उसका आंसर पता पड़ रहा होगा बेटा। जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल वैसे ही बहुत रैंडम घूम रहे होते हैं, है ना, तो वो ट्रैप करना वैसे ही उनको मुश्किल होता है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और जल्दी भाग जाएंगे उसके बाद, करेक्ट। सो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, गैसेस की, सॉलिड्स की इंक्रीज होती है। अब पढ़ लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड गैसेस इंक्रीजेस, नो, बोथ तो हो ही नहीं सकता, नो, solubility of solids increases while solubility of gases decreases, of course, है ना, ये तो wrong ही है। Am I clear? चलो next one, question number 8, which of the following statement is true about density? Okay, बेटा density फॉर्मूला क्या होता है, density is equals to mass upon volume, right? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। density increases with increase in mass when volume is constant. Okay, density increases with increase in mass, बेटा density न्यूमरेटर में, mass भी न्यूमरेटर में, सो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मास इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, मास डिक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब वॉल्यूम को आप चेंज ना करो, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन मास इज कांस्टेंट, मींस अगर मास को आप कांस्टेंट कर दो तो कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। व्हाई, बिकॉज ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है ना, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। यहां लिखा हुआ है डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, रॉन्ग, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज, ट्रू। बेटा सब्सटेंस के शेप और साइज पे नहीं फर्क पड़ता कि डेंसिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है उसके अंदर मास कितना है और उसका वॉल्यूम क्या है, कितना है, ठीक है। सो दिस इज अगेन ट्रू, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ट्रू, दिस इज ट्रू। डेंसिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का, इसको हमने अलग से कवर भी किया था वन शॉट में, राइट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो यू आर हैविंग फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है, ये रहा, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके अलावा डेंसिटी के जो यूनिट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ग्राम पर ml, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सारे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 50 ml ऑफ वाटर एज शोन इन द फिगर, when object A is gently placed into the water level rises to 75 ml, कहाँ तक पहुंचा, 75 ml, right? Now on placing object B in the water level rises to 69 ml,
ओके, ऑब्जेक्ट बी के साथ ये पहुंचा है यहाँ पर ऑलमोस्ट 69 ml. नाउ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके बेटा, पहली बात तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ये एक्टिविटी वो है जहां पर हम इररेगुलर सब्सटेंस का वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट? क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिक्स वॉल्यूम पहले से ले लेते हैं वाटर का, उसमें हम इररेगुलर सब्सटेंस को डालते हैं, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा सेम उतना ही वो वॉल्यूम होगा उस ऑब्जेक्ट का, राइट? अब यहाँ देखो 50 ml पहले से है, ऑब्जेक्ट ए ने 75 ml तक वाटर डिस्प्लेस किया, यानी कितना डिस्प्लेस किया? 75 माइनस 50 25 ml. और ऑब्जेक्ट बी ने कितना डिस्प्लेस किया? 19 ml, है ना? तो 25 ml ए है और 19 ml बी है. अब ऑब्जेक्ट ए हैज ग्रेटर वॉल्यूम देन ऑब्जेक्ट बी. यस, ऑब्जेक्ट ए इज हैविंग ग्रेटर वॉल्यूम, ट्रू. और हमको यही फाइंड आउट करना है. बाकी देखो ऑब्जेक्ट बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, नो. बोथ ऑब्जेक्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, नो. बाकी ठीक है, हमको ए आंसर मिल गया. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10. An object has density of 0.93 gram per ml. It is placed in water. What will happen to the object? Okay, बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है 0.93 ग्राम पर ml. उसको हमने वाटर में डाला. अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, है ना? ये पढ़ाया है मैंने. तो 1 ग्राम पर ml इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. अब इसमें हमने 0.9 ग्राम पर ml का एक डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट डाला, यानी डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट की, तो क्या होगा? फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? ऑब्वियसली फ्लोट करेगा, राइट? क्योंकि डेंसिटी कम है. इट विल सिंक? नो, इट विल नॉट सिंक. इट विल फ्लोट बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. यस, आंसर मिल गया. दिस वन इज द करेक्ट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, व्हाट डज इट इंडिकेट? बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. पढ़ लिया ये, है ना? पता होना चाहिए. सो मिरर रिफ्लेक्ट, दिस इज पेंटेड साइड, सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड. अगर ये इंसिडेंट रे है तो यहीं पर हम परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाते हैं, और जितना एंगल ये होगा किसके बीच में? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, सेम उतना ही एंगल हमेशा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है. सो आपको मिलता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, है ना? अब यहां पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0. 0 कब होगा? 0 नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, तो 0 कब होगा? जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के थ्रू ही जा रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है मिरर पे, राइट? सो दिस इज इंसिडेंट रे. तो अगर इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के थ्रू जा रही है तो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाती है, राइट? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0. ठीक है, चलो. द इंसिडेंट रे ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ मिरर. बेटा ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ मिरर? नो, रॉन्ग. The incident ray does not fall on the mirror. अच्छा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, है ना? The incident ray passes through the mirror. Passes through the mirror. ये बोल रहे हैं incident ray mirror से पास ही होगी आगे को. Again, no, not possible. Mirror is an opaque object. The incident ray is perpendicular, means 90 degree to the mirror surface. Yes, this is true. Clear? चलो, moving ahead. Question number 12. Which of the following statements are correct for a concave mirror? Mirror. कॉनकेव मिरर कैसे बनाते हैं? दिस वन, bulge side is painted and the cave side is reflecting, right? This is concave mirror. चलो, it forms a magnified and upright image when the object is very far from the mirror. Okay, बेटा ये सारे डिटेल पढ़ने से पहले आपको कॉनकेव मिरर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. कॉनकेव मिरर के बेसिकली हमने 3 मेन पोजिशन पढ़ी थी ऑब्जेक्ट की. वेरी वेरी क्लोज, यहां पर हम एरो से देख लेते हैं. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, so very close, so magnified and erect image. अगर थोड़ा सा दूर तो still magnified but inverted image. और अगर बहुत दूर तो आपको कैसी इमेज मिल रही थी? बहुत छोटी सी, right? Small image but inverted. Now अब पढ़ो. It forms a magnified and upright image when the object is very far. इस वाली स्टेट में नो, उस टाइम में बहुत छोटी एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी. नॉट देयर. It forms a diminished and inverted image when the object is very far from the mirror. This is true. It forms a diminished, छोटी and inverted image when the object is very far. True. It is used as rear view mirror in the vehicle. व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर में क्या इसको यूज करते हैं हम? कॉनकेव मिरर को.
नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सारे पीछे की गाड़ियां उल्टी टंगी हुई दिखाई देंगी, है ना, ये तो इन्वर्टेड इमेज दिखाता है दूर वालों की. सो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. रॉन्ग. It forms an enlarged and upright image when the object is placed very close to the mirror. This one. Yes, this is true. है ना, ये वाला. Correct. So आपको मिला this first, second and D. So second and fourth कहाँ पे? ये. This one is the correct one. ठीक है. चलो. Next question. Two optical devices A and B are shown in figure. Again, picture-based question. A beam of parallel light rays is incident on both the devices. Observe the figure carefully and choose the correct statement. बेटा ये पिक्चर्स इंटरप्रेट करने आपको आने चाहिए. यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको प्रॉपर? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो लाइट रेज ना बाउंस बैक हो रही हैं, यानी रिफ्लेक्ट हो रही हैं. रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब ये मिरर है. गॉट इट? दिस वन इज मिरर. अब कौन सा मिरर वो बाद में देखेंगे, पहले ये फाइंड आउट करो कि मिरर है कि लेंस है. यहां पर देखो, यहां पर लाइट रे फॉल हुई और पास हो गई. पास हो गई इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब पक्का लेंस होगा. ठीक है. अब आ जाओ कि रेज के साथ क्या हो रहा है. बेटा यहां पर पैरेलल लाइट रेज गई, लेकिन यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे डाइवर्ज दिख रही है ना. डाइवर्जिंग डिवाइस है ये डाइवर्जिंग डिवाइस है. द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो. पैरेलल लाइट रे गई, लेकिन ये फिर यहाँ पे क्या हो रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं. ठीक है. ऑप्शन देखो, बोथ ए एंड बी आर कन्वर्जिंग डिवाइस. नो, कन्वर्जिंग डिवाइस में लाइट रेज सारे इकट्ठा हो जाती हैं. सो नो, बोथ ए एंड बी आर डाइवर्जिंग डिवाइस. यस, ट्रू. ए इज कॉनकेव मिरर एंड बी इज कॉनकेव लेंस. ओके, नेक्स्ट पढ़ लो. ए इज कॉन्वेक्स मिरर एंड बी इज कॉनकेव लेंस. अब बताओ डाइवर्जिंग डिवाइस कौन सा मिरर होता है? बेटा डाइवर्जिंग डिवाइस कौन सा मिरर होता है? इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर, है ना. कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है और बिल्कुल उल्टा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है. ठीक है. अब पढ़ो, अ कॉन्वेक्स मिरर एंड बी इज कॉनकेव लेंस. दिस वन इज ट्रू, ये वाला. सो बी एंड डी, सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ है? ये. क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 14. Choose the correct option from the following statements about the phases of moon. बेटा phases of moon जितने भी टर्म्स थे आपको पता होने चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन पक्का दिखेगा यहाँ पर. The change from full moon to new moon मतलब है ही नहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहा, है ना. So full moon to new moon is known as waxing phase. No, इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने. बेटा फुल मून से न्यू मून गया सोने के लिए, yawning, so waning. इस फेज को waning बोलते हैं, है ना. So this is wrong. The change from new moon to full moon is known as waning phase. No, that is the waxing phase. New moon अपने आप को दोबारा फिक्स कर रहा है और full moon बन जा रहा है, फिक्स कर रहा है, तो waxing phase. Full moon is known as अमावस्या. No, full moon को तो पूर्णिमा बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया. The crescent moon during the waning phase is seen near the sun at sunrise. This is true. इस पे प्रॉपर हमने देखा भी था, है ना. सनराइज अगर ईस्ट में है तो अगर फुल मून होगा वैनिंग फेज का तो आपको बिल्कुल वेस्ट में दिखाई देगा. हाफ मून होगा तो बिल्कुल सर के ऊपर दिखाई देगा, और अगर क्रीसेंट मून होगा तो वो सन के पास दिखाई देगा. ठीक है. सो दिस वन इज ट्रू. ये सारे एक्टिविटी प्रॉपर हमने करके देखी थी. ठीक है, तो वहां जाके देख लो वन शॉट में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रटने से नहीं होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सोलर डे. बेटा सोलर डे कहाँ पे यूज होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पता होना चाहिए पक्का ये. ठीक है. सोलर डे जिससे हम डे की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं. राइट, पढ़ते हैं. देखो, अ मीन सोलर डे मेजर्स द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द डे. ट्रू. द मीन सोलर डे इज मेजर्ड फ्रॉम द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई इन वन डे टू द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ सन ऑन द नेक्स्ट डे. अगेन ट्रू. कैसे इसको मेजर कैसे किया जाता है? सन जब वन डे में हाइएस्ट पोजिशन पे होगा, वहां से नेक्स्ट डे जब सन अगेन हाइएस्ट पोजिशन पे जाएगा, उसके बीच का गैप, राइट, जो कि 24 आवर्स होता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. एन अपेरेंट सोलर डे इज मेजर्ड यूजिंग द शॉर्टेस्ट शैडो ऑफ द डे. अगेन ट्रू. बेटा हमको कैसे पता पड़ेगा कि सन हाईएस्ट पोजीशन पे आ गया है? क्योंकि उस टाइम पे शैडो शॉर्टेस्ट होती है. राइट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अ मीन सोलर डे कैन वेरी फ्रॉम डे टू डे. दिस इज ट्रू. बेटा मीन सोलर डे कभी वेरी नहीं करता, वो 24 आवर्स से निकलता है ना. सो दिस इज रॉन्ग. मीन सोलर डे वेरी नहीं करता, इट इज एग्जैक्टली 24 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Choose the incorrect statement about the Indian national calendar. Again, one of the very very important topic. यहाँ से आपको पक्का दिखेगा कुछ ना कुछ. ठीक है. इंडियन नेशनल कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है?
कौन सा कैलेंडर है? सोलर कैलेंडर है ये, है ना, चैत्र महीने से स्टार्ट होता है, प्रॉपर डिटेल में पढ़ा था। देखो, इट्स ईयर बिगिंस ऑन 22 मार्च। ट्रू। जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है उसके नेक्स्ट डे से इसका डे शुरू होता है, फर्स्ट डे मंथ ईयर का, है ना। सो दिस इज ट्रू। लीप ईयर होगा तो जल्दी बताओ, पॉज दिस वीडियो, टाइम स्टार्ट बताओ मुझे। अगर लीप ईयर होगा तो इंडियन नेशनल कैलेंडर का डे कब से स्टार्ट होता है? आई होप यू गेट द आंसर। 21 मार्च, है ना। लीप ईयर में 21 मार्च, अदरवाइज 22 मार्च। सो दिस वन इज ट्रू। इट इज अ सोलर कैलेंडर, ट्रू। इट इज अ ल्यूनिसोलर कैलेंडर, रॉन्ग। ये आंसर, ये तो रॉन्ग है। इन दिस कैलेंडर ऑल द मंथ्स आर ईदर 30 और 31 डेज। यस, यहाँ पे 28 डेज वाला कंसेप्ट नहीं होता जो हमारा नॉर्मल ग्रिगोरियन कैलेंडर में 28 डेज का फेब्रुवरी होता है, 29 डेज का, वो नहीं है। सारे के सारे मंथ 30 या 31 डेज के ही होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना। सो ये है आंसर आपका, दिस वन। इसको आप टिक करके आओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इकोसिस्टम। अब हम आ गए हैं 12th चैप्टर पे। इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम ऑलवेज इंटरेक्ट विद ईच अदर। वेरी ट्रू, हमेशा इंटरेक्शन चलता रहता है। ओनली बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। नो बेटा, बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक से भी तो इंटरेक्ट करते हैं, नहीं तो इनहेल कैसे करेंगे, है ना। सो बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट। सो दिस इज रॉन्ग। एन इकोसिस्टम इज सेल्फ बैलेंस्ड इन नेचर। यस, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, अपने आप से नेचर अपने आप को बैलेंस करके रखती है। सो इकोसिस्टम इज सेल्फ बैलेंस्ड। A small change in any component of an ecosystem is not a significant for whole ecosystem. ये हमने पढ़ लिया था बेटा, जरा सा भी चेंज होगा कहीं भी तो पूरा इकोसिस्टम में चेंज बन जाती चेंजेस की, है ना। कौन से किससे पता पड़ा था हमें? इंडियन बुलफ्रॉग, उससे पढ़ा था हमने ये। उसके अलावा जो फिशेस थी पॉन्ड में, उससे कैसे प्लांट्स की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा था, वो भी पढ़ा था, राइट। सो दिस इज अगेन रॉन्ग। सो आपके पास है ए एंड सी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड ए करेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फूड चेन पिरामिड शोन इन द पिक्चर। पिक्चर कहाँ है? अच्छा, ये है पिक्चर। ओके, ये फूड चेन पिरामिड है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द टॉप लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर्स। बेटा 3 लेवल हैं, 1 2 3, है ना। तो इस लेवल पे यस हम बोल सकते हैं, टॉप लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय ऑलवेज कार्निवोर्स, ठीक है। द टॉप लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय हर्बीवोर्स, नो। द बेस लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स, यस। यहां पर हमेशा प्लांट्स होते हैं, है ना, प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स। सो दिस इज ट्रू। द बेस लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द हर्बीवोर्स, नो। सो अगेन फर्स्ट एंड थर्ड, अगेन दिस वन इज ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ हैबिटेबल जोन इज, कौन चैप्टर से है ये लास्ट चैप्टर से है बेटा। व्हाट इज हैबिटेबल जोन, व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन, डेफिनेशन प्रॉपर पता होनी चाहिए ये, ठीक है। क्या है हैबिटेबल जोन? A habitable place on earth? No. ये कहाँ की बात हो रही है? ये स्पेस की बात हो रही है। Actually, this is the zone, a particular distance from a star, you can say, where water stay in the liquid form. है ना? पढ़ा था? देखो, the range of distance from sun over which water remains liquid. This is true. ये सही है? Next पढ़ लो. This is known as Goldilocks zone. No, it is known as Goldilocks zone. Goldilocks नहीं. रॉन्ग। ओनली अर्थ लाई इन दिस जोन, नो बेटा। इसके लास्ट कॉर्नर पे मार्स भी है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ अर्थ नहीं है, मार्स भी है। सो दिस इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। सो आपका आंसर कौन सा है? ये बी वाला, क्लियर। चलो नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज ट्रू अबाउट फर्टिलाइजेशन? ओके बेटा, लास्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में दी हुई हैं और यहां से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इन दिस वन क्वेश्चन आई हैव ट्राइड टू कवर लॉट्स ऑफ पार्ट्स, सो स्टे फोकस्ड। देखो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस बेटा, फर्टिलाइजेशन होता क्या है? वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर टू गिव जाइगोट, राइट। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वहां क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व। सो यस, दिस इज ट्रू। Fertilization takes place in both asexual and sexual reproduction. Wrong. बेटा asexual reproduction में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट। तो वहां फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होता। सो दिस इज रॉन्ग। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स गिव राइज टू एम्ब्रियो, रॉन्ग। बेटा फर्टिलाइजेशन में जब फ्यूजन होता है तो उससे आपको जाइगोट मिलता है, जाइगोट फर्दर जाके फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, राइट। तो यहाँ पे जाइगोट होना चाहिए था, अगेन दिस इज रॉन्ग। Fertilization may take place inside or outside the body.
ट्रू है कि फॉल्स है? इसके प्रॉपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको और सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए। बेटा दिस इज ट्रू, फर्टिलाइजेशन मे टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। देखो इनसाइड द बॉडी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारे के सारे मैमल्स आप ले सकते हो। आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉग, फिशेज, वहां पे क्या होता है, द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स आर रिलीज्ड इन द वाटर एंड देन दे फ्यूज आउटसाइड, सो फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है बॉडी के, करेक्ट? सो दिस वन इज wrong here. This one is true. Fertilization may take place inside or outside the body. This one is also true. So आपके पास आंसर हो गया फर्स्ट एंड लास्ट। कहां पर है? फर्स्ट एंड लास्ट, दिस वन इज द आंसर। गॉट इट? चलो, सो विद दिस वी आर डन विद दिस ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू वर एबल टू कॉम्प्रिहेंड। अगर अभी भी कुछ छूट गया तो फटाफट जाके वन शॉट में देख लो, वहां पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, डू वेल एंड एट लास्ट डू टेल मी योर मार्क्स ऑल्सो। ठीक है? चलो, टेक केयर एंड बाय बाय।